गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। नोटरी द्वारा रिकॉर्ड की घोषणा, जिसे पेमेंट ऑफ ऑनर भी कहते हैं, कैसे रिकॉर्ड करें, जानिए इसका कानून क्या कहता है। जी हाँ सर, आज का हमारा वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि आखिर इसकी परिभाषा क्या है, नोटरी की इसमें क्या भूमिका है और यह कानून के तहत क्यों जरूरी है, और रिटर्न में इसे कैसे लिखेंगे। रिटर्न से मतलब आप क्या समझे सर, जो नोटरी एडवोकेट के द्वारा एनुअल रिटर्न भरा जा रहा है, उसमें जो फॉर्म XIV है उसमें कुल 11 कॉलम दिए गए हैं। उसमें तीसरे नंबर का कॉलम यही है जो हमारे आज के वीडियो का टाइटल है। और इसी प्रकार नोटरी नियम 1956 के नियम 10 के उपनियम 1 के उपनियम ग में ये बताया गया है, उसमें भी ये शामिल है। ये दोनों जगह शामिल है, फॉर्म XIV में भी शामिल है। नोटरी नियम 1956 के जो नियम 14 है उसमें जो फॉर्म XIV दिया गया है उसमें कॉलम नंबर 3 में शामिल है। और इधर ये नोटरी नियम 1956 के नियम 10 के उपनियम 1 के उपनियम ग में शामिल है, आदरण के लिए समुदाय की किसी घोषणा को अभिलिखित करने के लिए। तो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे, क्योंकि एनुअल जो रिटर्न है वो जो पूरे 11 कार्य दिए गए हैं, उन 11 कार्यों की परिभाषा किस किस प्रकार से क्या क्या दी गई है, उसी को समझाने के उद्देश्य से वीडियो मेरे द्वारा बनाया जा रहा है। क्योंकि हमें एनुअल रिटर्न भरते टाइम ये पता भी तो होना चाहिए कि आखिर इन कॉलमों का परिभाषा और मतलब क्या है। पहला जो मैंने अभी जस्ट जो 2 वीडियो बनाए, कल एक वीडियो जो बनाया है उसमें लिखत नोट करना, और उसके बाद उसका प्रोटेस्ट ऑफ सर्टिफिकेट दूसरे कॉलम 1 और 2 कॉलम की परिभाषा को मैंने समझाया है पिछले वीडियो में। और आज के वीडियो में कॉलम नंबर 3 पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए सर, अब मैं आपको आगे की जानकारी ई बुक PDF के अंदर से देता हूं, जहां सरल उदाहरणों के साथ इसकी परिभाषा को मैंने तैयार करके रखा है, और इसकी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे देगी। आइए सर, लेट्स गो। नोटरी नियम 1956 के नियम 10 के उपनियम 1 के उपनियम ग में आदरण के समुदाय की घोषणा को अभिलिखित करने की फीस 100 रुपए दी गई है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं सर। आदरण के समुदाय की घोषणा अभिलिखित करना, यह कार्य मुख्य रूप से नोटरी एडवोकेट के द्वारा ही किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है 1881 का, उसके तहत यदि कोई भी अनादरत हो जाती है तो उसको लिखित, जिसको हम कहते हैं डिसऑनर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो उसके समुदाय के लिए प्रमाणित करने की शक्ति नोटरी के पास ही होती है। इसे पेमेंट ऑफ हॉनर भी कहा जाता है, सम्मान का प्रतीक के रूप में ये भुगतान करना। और जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है उसकी धारा 108 से 112 के तहत इसके बारे में बताया भी गया है कि जब कोई बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो जाता है तो कोई तीसरा व्यक्ति साख बचाने के लिए भुगतान करता है। नोटरी का रोल, नोटरी कैसे उस भुगतान को अभिलिखित करता है ताकि बाद में वह व्यक्ति अपना पैसा वसूल कर सके, इस बारे में हम जानेंगे। इसका जो मतलब है सर, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ येलो कलर से आप देख रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति का बिल बाउंस हो रहा है, एक उदाहरण के तौर पे, और उसकी इज्जत बचाने के लिए कोई दूसरा उसका मित्र या रिश्तेदार उसका भुगतान करने के लिए तैयार हो जाता है, तो नोटरी इस पूरी प्रक्रिया को लिखता है। उदाहरण किस प्रकार से होगा इसका, कि किसी व्यापारी की बाजार में साख बचाने के लिए किया गया कार्य नोटरी द्वारा 100 रुपए की फीस में दर्ज किया जाता है। यह कॉलम बहुत ही रोचक है क्योंकि यह नैतिकता और साख, हॉनर ऑफ रेपुटेशन पर आधारित है। इसे कानून की भाषा में पेमेंट फॉर हॉनर कहा जाता है। और अब इसको हम एक और सरल उदाहरण से समझते हैं कि आदरण का अर्थ क्या है। सबसे पहले आदरण का अर्थ है सर इज्जत बचाना, और संदाय का अर्थ है भुगतान करना। जब किसी का व्यापारिक बिल जैसे हुंडी, विनिमय पत्र बाउंस हो जाता है तो बाजार में उसकी इज्जत खराब होने लगती है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का डर हो जाता है, माहौल हो जाता है कि अब इनके ऊपर दावा मुकदमा भी हो सकता है और ये जेल भी जा सकते हैं। काम धारणा लोगों के मन में चलने लगती है मार्केट में, तो उसकी साख गिरने लगती है, उसका व्यापार पूरा तहस नहस होने लगता है। तो उसके खिलाफ जो ऐसा माहौल बनता है, तो ऐसे समय में यदि कोई तीसरा व्यक्ति जो उस सौदे में शामिल नहीं है आकर कहता है कि मैं इस व्यक्ति की इज्जत बचाने के लिए इसकी तरफ से भुगतान करूंगा, तो नोटरी इस घोषणा को आधिकारिक रूप से दर्ज करता है। इसको विस्तार से हम समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि एक व्यापारी आ है, एक कहानी से हम समझ लेते हैं। आ है एक व्यापारी ऋणी, उसने आ जो है एक ऋणी है, उसने किसी से 1 लाख रुपए का माल खरीदा और एक विनिमय पत्र उसको दिया। हालात में जब भुगतान का समय आया, भुगतान की तारीख पर आके पास पैसे नहीं है,
नोटरी ने आ के पास जाकर मांग की और मना करने पर प्रोटेस्ट भी कर दिया। अब यहां पर हम कहां पर आ गए सर? या कॉलम नंबर 1 और 2 भी इसमें शामिल हो गए। नोटरी ने क्या किया? उसकी मांग की। तो ये इसको कहते हैं लिखित नोट करना। जो फॉर्म XIV का कॉलम नंबर 1 है और कॉलम नंबर 2 है लिखित को प्रसाक्षित करना। मतलब एक छोटा भाई है तो दूसरा बड़ा भाई है। छोटा भाई क्या है? लिखित नोट करना। पहले नोटरी वकील साहब ने उसको नोट किया, उसके बाद जाकर उसकी मांग की और उसके सर्टिफिकेट जारी किया। तो ये छोटा भाई और बड़ा भाई दो ही मिलके, इसी आधार पे मैंने एक परिभाषा के आधार पे पिछला वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड किया, आप उसे देख सकते हैं। पूरी डिटेल सरल उदाहरणों के साथ मैंने जानकारी दी है और उसका ई बुक PDF भी उसी वीडियो के नीचे लिंक में मैंने उसकी दे दी गई है। अब यहाँ पे क्या होता है सर कि ये सारी स्थिति यहाँ पर आ गई जो मैं आपको बता रहा हूँ कि नोटरी वकील साहब ने मांग भी कर ली और प्रोटेस्ट भी उसको कर दिया। कॉलम नंबर 1 और 2 हो गए। ये नोटरी के जो 11 कॉलम है सर, जो एनुअल रिटर्न जो नोटरी वकील साहब के द्वारा भरा जाता है, उसके पूरे 11 कॉलम इसमें दिए गए हैं। उन 11 कॉलमों की डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ। इसको हमें समझना और जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि यदि हम परिभाषा नहीं जानेंगे तो काम करने तभी तो काम कर पाएंगे यदि किसी चीज की हमें परिभाषा पता होगी। यदि हमें परिभाषा ही नहीं पता है तो काम कहां से करेंगे सर? कई नोटरी वकील साहब थे तो कॉलम नंबर 1 में एग्रीमेंट मानकर और एग्रीमेंट की डिटेल लिख दी और लोगों से फीस भी एग्रीमेंट की उसी आधार पर ले रहे हैं, क्योंकि उसमें दिया हुआ है कॉलम नंबर 1 में 100, 50, 150, 200, तो वो समझ रहे हैं कि यही एग्रीमेंट की फीस है। जबकि वो इंस्ट्रूमेंट लिखित करने के अलग है और एग्रीमेंट का कॉलम नंबर 5 में दिया गया है, उसकी फीस 35 रुपए। एफिडेविट की कॉलम नंबर 7 में दिया गया, उसकी भी 35 रुपए इसमें दी गई है। नोटरी नियम 1956 के नियम 10 में। हम उदाहरण पे चलते हैं सर, आगे जो महत्वपूर्ण उदाहरण है। नोटरी वकील साहब ने दोनों काम कर लिए, कॉलम नंबर 1 और 2 नोट भी कर लिया, सर्टिफिकेट भी दे दिया। तीसरा व्यक्ति बा, जो उसका मित्र या रिश्तेदार है, बा को पता चलता है कि अगर आ का बिल बाउंस हुआ तो उसकी बाजार में साख खत्म हो जाएगी और उसे जेल भी हो सकती है। तो उसके मन में एक दया भाव आया, एक मित्रता या रिश्तेदारी का एक जज्बात उसके अंदर पैदा हुआ कि नहीं भाई, मेरा दोस्त है, मेरा रिश्तेदार है, मैं ये आज ये मुसीबत में है तो क्या हुआ, मैं इसकी मदद करूंगा। एक ऐसी फीलिंग्स आती है व्यक्ति के मन में जब कोई उसका अपना किसी मुसीबत में होता है तो मदद के लिए दौड़ पड़ता है। तो वो एक दूसरा व्यक्ति उसकी मदद के लिए आ गया। अब इसमें क्या हुआ सर? नोटरी की भूमिका क्या हुई इसमें सर? नंबर 1, बा जो है नोटरी के पास जाता है। क्यों नोटरी के पास क्यों गया सर? क्योंकि नोटरी वकील साहब ने उसको नोट भी किया था और सर्टिफिकेट भी जारी किया था, मांग भी की थी जाके। तो बा नोटरी के पास जाता है और कहता है कि वह आके आदरण मतलब ऑनर सम्मान के लिए भुगतान करना चाहता है। ये उसने नोटरी वकील साहब से कहा। नोटरी वकील साहब ने इस घोषणा को एक रजिस्टर में लिख लिया। इसे ही आदरण के लिए संदाय की घोषणा अभिलिखित करना कहते हैं। ये सर हमारी डेफिनेशन यहाँ पर आके पूर्ण हो चुकी है। नोटरी एक औपचारिक दस्तावेज तैयार करता है कि भुगतान आ की साख बचाने के उद्देश्य से बा द्वारा किया गया। यह कानून के तहत क्यों जरूरी है, यह भी सर हमें जानना जरूरी है कि आखिर ये कानून के तहत क्यों जरूरी है। इसका महत्व बड़ा ही मूल्यवान और बड़ा गहरा है। वो क्या है सर? क्यों? क्योंकि इसके बाद जो व्यक्ति भुगतान करता है वो सारे वही अधिकार पा लेता है जो एक लेनदार के होते हैं। किस प्रकार से? कि कानूनी अधिकार जो है इसमें, इस लिखा पढ़ी के बाद भुगतान करने वाले व्यक्ति बा को वे सभी कानूनी अधिकार मिल जाते हैं जो मूल लेनदार के पास थे। जो पहले उससे जो पैसे मांग रहा था, अब उसकी जगह हटके ये ले लेंगे जिन्होंने उसके सम्मान के लिए भुगतान किया था। अब वह भविष्य में आज से कानूनी रूप से अपना पैसा वापस मांग सकता है। तो ये कानूनी रूप से सर ये इसकी महत्वपूर्ण आवश्यकता हमारे सामने। साख की सुरक्षा, यह रिकॉर्ड साबित करता है कि बिल तकनीकी रूप से बाउंस तो हुआ था लेकिन उसे आदरण के साथ चुका दिया गया, जिससे व्यापारी का नाम खराब होने से बच जाता है। अब इसमें यदि नोटरी वकील साहब की भूमिका बीच में नहीं होती तो जो थर्ड पार्टी चुकाता है तो वो लीगल रूप से कैसे उससे पैसे लेगा, क्या करेगा वो? तो इसलिए ये जो है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो 1881 है उसकी धारा 108 से 112 में और 94, 95, 96 में भी ये नोटिंग के विशेष अधिकार नोटरी वकील साहब को ही दिए गए, इसमें बताए गए हैं। अगर ये बीच में ना होंगे और यदि थर्ड पार्टी भुगतान कर देता है तो कल से यदि वो पैसे मांगता है जिसकी तरफ से भुगतान किया और वो वास्तव में मालदार हो गया, सपोज करो उस समय उसकी हालत खराब थी, कहीं उसका पैसा उलझा हुआ था और सडनली आ गया और आने के बाद उसके मन में बेईमानी आ गई और वो ये कहता है कि भाई मैं आपको पैसा ना दूं। बहुत से एहसान फरामोश लोग ऐसे भी होते हैं। हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब किसी की मुसीबत में मदद की जाती है तो वो उसका एहसान मानता है और उसके कहने से पहले ही उसको पैसा वापस दे देता है। लेकिन कोई दुष्ट एहसान फरामोश ऐसे भी होते हैं कि उस मुसीबत की घड़ी में जिसने उसकी मदद की वो उसी से दोगलापना करने लगते हैं।
मतलब ये वैसा ही हो गया कि यदि किसी व्यक्ति को आपने जो कुएं में अंदर गिरा हुआ है आपने हाथ दिया कि मैं इसको कुएं में से बाहर निकाल लूं, और जैसे ही आपने हाथ पकड़ा तो वो इस ओर सोचता है कि अब मैं इसको गिरा दूं और मैं बाहर निकल आऊं। तो ऐसे दुष्टों की मदद करना भी महापाप है, तो वो हमारी जान को नुकसान पहुंचाने पे आमादा हो जाते हैं। तो ऐसे जब लोग बेईमानी करें तो उनसे बचाव का सबसे बेस्ट उपाय सर ये रिकॉर्ड जो नोटरी वकील साहब के पास रहेगा, ये उसके आधार पे पूरा एविडेंस के रूप में उसके पास मौजूद रहेगा। उसके आधार पे यदि वो बेईमानी करता है तो कोर्ट में वो वसूली का भी दावा लगा सकता है और उससे पैसे भी वसूल कर सकता है, और एक निष्पक्ष गवाह नोटरी वकील साहब हो जाते हैं। कई बार ये भी देखने में आता है सर कि नोटरी वकील साहब के अलावा यदि आप किसी व्यक्ति के पास जाते हैं तो कौन करेगा ये काम, कानूनी शक्ति किसको दी गई है। अगर आप एक एज एडवोकेट हैं, नोटरी वकील नहीं है, तो आप ये काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको कानूनी रूप से शक्ति नहीं दी गई है, ये पावर्स दी गई सिर्फ नोटरी एडवोकेट को। और ऐसा अक्सर होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी के ऑनर के लिए भुगतान करता है तो सोचता है कि मैं पैसा अगर दे रहा हूं तो किसी को गवाह रख लेता हूं, मैं लिखा पढ़ी कर लेता हूं। तो वो फिर या तो 1,000 रुपए का स्टाम्प लाएगा, एक स्टाम्प पे लिखा पढ़ी करेगा और उसकी नोटरी वकील साहब से नोटरी कराएगा। तो उससे भी डेवलप्ड और आइडियल रूप कानून में दिया जा चुका है, उसको किसी गवाहों के लिए भी मोहताजी की जरूरत नहीं है कि वो तेरे मेरे के पास जाए और कहे कि भाई तुम गवाह बन जाओ, तुम गवाह बन जाओ। निष्पक्ष गवाह नोटरी वकील साहब इसमें मौजूद हैं और कानून के तहत उन्हें ये शक्तियां दी गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं सर इसमें कि साख की सुरक्षा जो मैंने बताई थी अभी, यह रिकॉर्ड यह साबित करता है कि बिल तकनीकी रूप से बाउंस तो हुआ था लेकिन उसे आदरण के साथ चुका दिया गया, जिससे व्यापारी का नाम खराब होने से बच गया। कोर्ट में यह एक ठोस प्रमाण है कि भुगतान किसने किसके लिए और किस परिस्थिति में किया, यह नोटरी वकील साहब के रजिस्टर में लिखा हुआ होता है, विवरणी। अब हम देख लेते हैं सर रिटर्न में इसे कैसे भरें। क्योंकि सर्दी का मौसम है, जनवरी महीना है, लेकिन नोटरी वकील साहबों में बड़ा गर्मी का एहसास है रिटर्न को लेके। तो मैंने अभी एनुअल रिटर्न को लेके फॉर्म एक्सआई भी कैसे भरे, संपूर्ण गाइड और पूरी जानकारी एक विशेष वीडियो बनाया है तकरीबन 45 मिनट का। उसमें हर कॉलम की मैंने जानकारी दी है कि किस कॉलम को किस प्रकार से भरा जाएगा, और उसके ऊपर एक ई बुक भी लिखी है सर मैंने। उस ई बुक की लिंक भी उस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है, उसमें सभी परिभाषाओं को उल्लेख किया गया है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये वही ई बुक है, इसमें भी वही परिभाषाएं शामिल हैं, उसी में से मैं पढ़ के बता रहा हूँ। और वो जो फॉर्म एक्सआई भी है उसका एक पीडीएफ मैंने अलग से तैयार किया है, 5 पेज में, 2 पेज में हिंदी में है और 3 में अंग्रेजी में है, वो एक ही पेज में शामिल है। और उसकी लिंक भी उस वीडियो के नीचे, और दूसरे जो नोटरी के अभी वीडियो बनाए मैंने लगभग 4 या 5, उन सभी के नीचे उसकी लिंक मेरे द्वारा दे दी गई है। क्योंकि यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है तो आप 1 मिनट में चुटकी बजा के वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अधिकांश 99% कॉलम नंबर 5 और 7 ही भरा जाता है, एग्रीमेंट का और शपथ पत्र का। और 5वें नंबर के कॉलम में जो है टोटल आपने जितने भी एग्रीमेंट किए डॉक्यूमेंट्स, वो उनकी संख्या लिखाएगी, उसमें गुणित 35 होगा और आखिरी कॉलम में उसका टोटल लिखा जाएगा। शपथ पत्रों में 7वें नंबर में पूरी संख्या लिखी जाएगी, उसमें 35 का गुणा होगा और आखिरी कॉलम में लिख दिया जाएगा। तो ये पीडीएफ की लिंक भी उसी वीडियो के नीचे, और इस वीडियो के नीचे भी सर मैं दे दूंगा आपको। मात्र 100 रुपए उसकी कीमत मेरे द्वारा रखी गई है। आपका टाइप करवाने का भी झंझट बच जाएगा सर, और आपका समय भी बच जाएगा। अशुद्ध टाइपिंग होने की संभावना बनी रहती है, आप उससे भी बच जाएंगे और आपको 1 मिनट में वो प्राप्त हो जाएगा। यदि आपने उसको एक प्राप्त भी कर लिया, मैं आपको बता दूं जनरली 30 रुपए पेज कोर्ट में टाइपिंग का लिया जाता है, कहीं कहीं 40, कभी डिफिकल्ट पेज हो जाते हैं तो 50 रुपए लेते हैं। और ये जो इसके पैराग्राफ जो मेरे द्वारा सेट किए गए बनाया गया है, वो उसके पैराग्राफ मतलब चौकोर खाने वो ऐसे डिफिकल्ट श्रेणी में आते हैं कि वो अमूमन टाइपिस्ट आपसे 50 रुपए या 60 रुपए से कम नहीं लेगा। आपने 5 पेज भी कराए तो 6 पंजे 30, 50 के हिसाब से भी आप जोड़ लें तो 250 रुपए होते हैं, और यहाँ मैं मात्र 100 रुपए में आपको उसको उपलब्ध करा रहा हूँ सर। और आप यदि आपने एक उसको प्रिंट आउट करके डाउनलोड भी कर लिया तो आप अपने दूसरे नोटरी साथियों को भी इसकी फोटो कॉपी दे सकते हैं। तो आप पूरी बार में भी दे सकते हैं। आपके अगर 15-20 हमारे यहाँ ऐसे ही किया, उस एक पीडीएफ को हमारे एक नोटरी वकील साहब ने डाउनलोड किया और सब में उसकी फोटो कॉपी वितरित कर दी। तो ये बड़ा ही आसान, सस्ता, सुलभ रास्ता और रेडी टू, बिल्कुल रेडीमेड ड्राफ्ट है। मैं आपको अभी वीडियो के आखिर में इससे परिचित भी करा दूंगा। अभी हम देख लेते हैं इसको, जो है कि रिटर्न एनुअल में जो इसका मामला है। जब आप प्रारूप एक्सआई भी भरेंगे तो कॉलम नंबर 3 में मामलों की संख्या, साल भर में आपने ऐसी कितनी घोषणाएं दर्ज की, ये जो अभी मैंने आपको बताई आपको लिखना होगी। प्रभारी 30, यदि आपने कोई घोषणा दर्ज नहीं की है तो आपको 0 लिख देना है वहां पे। आपकी उपलब्ध कराई गई पीडीएफ नियम 10 गा के अनुसार, जो पीडीएफ मैंने इसमें बताया है उस अनुसार कार्य के लिए निर्धारित फीस 100 है।
यदि आपने 5 ऐसे मामले किए तो आप फीस वाले कॉलम में 500 रुपये लिखेंगे। इसका जो सारांश है सर वो ये है कि यह कॉलम तब इस्तेमाल होता है जब कोई गारंटर या शुभ चिंतक किसी की कानूनी मुसीबत को अपने सिर लेकर उसका बिल चुकाने की घोषणा नोटरी के सामने करता है। तो ये सर हमारी पूरी मुकम्मल डेफिनेशन हो गई। अब मैं आपको पीडीएफ से भी परिचित करा देता हूं, और उससे पहले इस ई बुक से भी मैं आपको परिचित करा दूं। आप देख रहे हैं ई बुक वही है सर। ये नोटरी अपनी वार्षिक विवरणी फॉर्म XI कैसे भरें, 11 कॉलमों की पूरी जानकारी सरल उदाहरणों के साथ। और ये नोटरी पोर्टल का फोटो भी बना हुआ है, इसमें आप देख लें। ये इसी टॉपिक से मैंने वीडियो बनाया है सर, और उसमें पूरा फॉर्म भरने की जानकारी मैंने दी है, मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप उसे देख सकते हैं। वही ई बुक पीडीएफ यही है। और इसकी लिंक, क्योंकि डेफिनेशन 11 है सर, इसमें एक ही वीडियो में सारी जानकारी नहीं दी जा सकती, इसलिए ये वीडियो मैंने स्पेशल इसकी डेफिनेशन पे आपके लिए बनाया है। और ये पूरी इसकी जो पीडीएफ है, ये तकरीबन मैं आपको बता दूं 135-40 पन्ने के करीब समथिंग है इसमें। और इसमें बहुत कुछ जानकारियां सर मेरे द्वारा दी गई हैं। ये जो बुक में जो फीसें दी गई हैं नोटरी नियम 1956 की, उसको भी कॉपी करके पीडीएफ बना के इसमें अपलोड कर दिया है, और टाइप करके अलग से मैंने अपलोड किया है। इसी प्रकार से फॉर्म XI भी जो बुक में दिया है उसका भी फोटो खींच के उसका पीडीएफ बना के इस बुक में अपलोड किया है, और साथ में सुंदर अक्षरों में टाइप किया हुआ अलग से उसका पूरा एक्सप्लेनेशन, समझाना, सरल उदाहरण सब कुछ इस ई बुक पीडीएफ में मेरे द्वारा लिख दिया गया है। यदि आपको आवश्यकता हो तो मेरा वीडियो भी देख सकते हैं, आपको सारी जानकारी इस वीडियो में भी मिल जाएगी। और यदि वीडियो देखने के बाद यदि आपको ऐसा लगता है कि इस ई बुक पीडीएफ की आपको आवश्यकता है तो आप इसको खरीद भी सकते हैं। 199 रुपीज कीमत मात्र मेरे द्वारा इसकी रखी गई है, और इसकी लिंक भी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। अब मैं वो पीडीएफ फॉर्म आपको दिखा देता हूं जो वार्षिक विवरणी में हर एक नोटरी अधिवक्ता को भरा जाना आवश्यक है। हर साल उसकी आवश्यकता पड़ेगी सर आपको, और ये वीडियो आपको मेरे चैनल पर हमेशा मिलेंगे। आपको जब भी आवश्यकता महसूस हो साल में, आप उसकी लिंक में से आप उसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आइए सर मैं आपको पीडीएफ से परिचित करा देता हूँ। पर ये वही पीडीएफ है जो नोटरी वकील साहब को भरना है, और ये प्रारूप XI किसी नोटरी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी नोटरी नियम 1956 के नियम 14। ये कॉलम नंबर 1 में नाम पता, 2 में पंजीयन क्रमांक, 3 में आएगा आपका वर्ष के दौरान किए गए नोटरी के कॉलम। ये पूरे 11 कॉलम है सर। ये पीडीएफ में बड़े ही खूबसूरत तरीके से पूरी स्पेस के साथ मैंने तैयार किए हैं ताकि आपको लिखने में आसानी हो और आपका टाइपिंग का समय भी बचे, आपका पैसा भी बचे। और इसमें कॉलम नंबर 5 और 7 इसका ही 99% उपयोग होता है। बाकी आपने अगर कोई कार्य किया हो तो सर आप उसमें लिख सकते हैं। ये इंग्लिश में है सर, ये 2 पेज में हिंदी में हो गया। जब आप फोटोकॉपी करेंगे तो हिंदी के ऐसे 2 पेज प्राप्त होंगे, आप देख लें ये 2 पेज। उसके बाद इसी में इंग्लिश में भी 1, 2 और 3 आप चाहे तो इंग्लिश में भरना चाहे तो वो भी मैंने इसी में उपलब्ध करा दिया है। इस फॉर्म है सर, इसकी लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। तो आज के वीडियो में सर सम्मान के प्रतीक के रूप में जो भुगतान किया जाता है, पेमेंट ऑफ ऑनर, उसके बारे में ही ये वीडियो था। और ये नोटरी नियम 1956 के जो फॉर्म XIV है उसके कॉलम नंबर 3 में दिया गया नोटरी के कार्य में 11 तरीके के कार्य नोटरी वकील के द्वारा किए जाते हैं। 99% हम 2 तरीके के कार्य करना ही जानते हैं, एग्रीमेंट और शपथ पत्र, कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 7। लेकिन यदि हमें इनकी परिभाषाएं समझ में आ गई तो वो काम भी हम कर सकते हैं। जो विशेष रूप से निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 94, 95, 100 और अध्याय 11, इसका अध्याय 11 में धारा 108 से लेकर धारा 112 में नोटरियों को विशेष रूप से शक्तियां दी गई, इसमें भी बताया गया है सर। और नोटरी एक्ट में तो बताया ही गया है, जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। इसकी जो डेफिनेशन है तो नोटरी एक्ट और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इन दोनों का कनेक्शन है अपने आप में। धारा कौन सी है? 108 से 112 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की, और 94, 95, 96 इसमें बताया गया है। मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, मैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लेके के बैठा हुआ हूं, यहाँ पे अध्याय 11 इसका, ऑफ एक्सेप्टेंस एंड पेमेंट फॉर ऑनर एंड रेफरेंस इन केस ऑफ नीड, आदरण, प्रतिग्रहण और संदाय के विषय में तथा आवश्यकता की दशा में निर्देश के विषय में, और 108 में आदरण। ये इसमें पूरी डेफिनेशन इसकी यही दी गई है 108 से 111 में। और इसी प्रकार से अध्याय नंबर 9 में, ये आप देख रहे हैं सर, प्रक्रिया में लिखित अधिनियम 1881 में से मैं आपको बता रहा हूं सर। ये इसी की धारा 94 में जो नोटरी की शक्तियां जो दी गई हैं उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ दो मैं। 94 में आपको खाली कि जबकि वचन पत्र या विनिमय पत्र अप्रतिग्रहण द्वारा या असंदाय द्वारा अनादरत हो गया है, तब धारा के ऐसे अनादर का टिप्पण नोटरी पब्लिक से ऐसी लिखित पर या संलग्न कागज पर या भागता एक पर और भागता दूसरे पर करवा सकेगा,
ऐसा टिप्पण अनादर के पश्चात युक्त समय के भीतर किया जाना चाहिए, और उसमें अनादर का तारीख, ऐसा अनादर के दिया गया कारण यदि कोई हो, यदि लिखित अभिव्यक्त अनावरत नहीं की गई हो, तो यह कारण जिसके लिए धारक से अनादरत मानता है, नोटरी पब्लिक के प्रमाण में निर्दिष्ट किए जाने चाहिए। तो नोटरी पब्लिक का इसमें शब्द आपने सुन लिया सर, ये किस प्रकार से इसमें उल्लेख किया गया है, धारा 100 में भी किया गया है सर। और धारा 100 में प्रसाक्ष प्रोटेस्ट और नोटिंग है 99 में। ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की बता रहा हूं सर मैं, नोटरी एक्ट का शब्द यहां इस्तेमाल हुआ। नोटरी एक्ट की पावर, उसकी उपयोगिता, उसके द्वारा किए गए कार्य को ऑथेंटिक कैसे माना जाएगा विधि अनुसार, ये इसमें बताया गया निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में। इसी प्रकार से 101 में कंटेंट ऑफ प्रोटेस्ट, तो ये सारी जानकारी सर इसमें दी गई है 99 में भी। तो ये इस प्रकार से आज का वीडियो सर हमारा बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो है, और जो मैंने आपको जानकारी दी है जिसकी डेफिनेशंस की, कि जो है कि रिकॉर्डिंग डिक्लेरेशन ऑफ पेमेंट ऑफ ऑनर, सम्मान के लिए भुगतान, ये नोटरी नियम 1956 के नियम 14 के जो फॉर्म XIV है, जो नोटरी वकील साहब के द्वारा सालाना रिटर्न भरा जाता है, उसके कॉलम नंबर 3 की परिभाषा है। और यही इसकी फीस क्या ली जाएगी, ये नोटरी नियम 1956 के नियम 10 में दिया गया। यही सारी डेफिनेशन जो फॉर्म XIV में 11 कार्य नोटरी के, ये नियम 10 में इंक्लूड है, शामिल है सारे के सारे। तभी तो फीस अगर नहीं होगी तो नोटरी वकील कार्य कैसे करेगा, एक जनरल नॉलेज की बात है। तो नियम 10 को भी हमें समझना जरूरी है, नियम फॉर्म XIV को भरने के लिए। नोटरी रजिस्टर से और नोटरी की जो नियम 10 में फीसें दी गई हैं उनसे, इन दोनों से ये फॉर्म XIV भरा जाएगा। कैसे भरा जाएगा, इसकी पूरी डिटेल जानकारी के लिए आप मेरा पिछला वीडियो देखें जो मेरे चैनल पर अपलोड है, कि XIV फॉर्म कैसे भरें नोटरी वकील के द्वारा। 45 मिनट का पूरा डिटेल वीडियो, हर एक पॉइंट को सरल उदाहरण के साथ मैंने समझा के बनाया है, जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप उसे देख सकते हैं। और नोटरी नियम 1956 में ये जो कॉलम नंबर 3 है फॉर्म XIV का, ये उसमें दिया गया है नोटरी नियम 1956 के उपनियम 1 के उपनियम ग में, वहां पे उसकी फीस 100 रुपए दी गई है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। और मैंने जो पिछला वीडियो अपलोड किए थे उसमें से कुछ 2-3 वीडियो के नाम बता देता हूं, ताकि यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं कि नोटरी रजिस्टर के कॉलम 6, 7, 8 कैसे भरें, कंफ्यूजन खत्म। ये वीडियो भी सर मैंने अपलोड किया है। और क्या नोटरी वार्षिक रिटर्न के कॉलम को भरना जरूरी है, जानिए नियम 14 कॉलम नंबर 1 और 2 को क्या भरना जरूरी है, इसका नियम जाने, इस पे भी एक वीडियो अपलोड किया है। नोटरी द्वारा भुगतान की घोषणा, पेमेंट ऑफ ऑनर कैसे रिकॉर्ड करें, जानिए सही कानूनी नियम, ये मैंने आज के वीडियो में आपको बता दिया। और आज के वीडियो में जो जो जानकारी मैंने आपको दी है, परिभाषा, नोटरी की भूमिका, यह कानून के तहत क्यों जरूरी है, और रिटर्न में इसे कैसे लिखेंगे, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में सर मैंने आपको दे दी है। और नोटरी से रिलेटेड तकरीबन 80 या 100 वीडियो में मेरे चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। अभी ही नहीं, तकरीबन 7 महीने पहले भी मैंने अपलोड किए हैं। जब नोटरी वकील साहबों को जैसी लाइसेंस मिला था, उस समय उससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आए थे, तो उन सभी क्वेश्चनों का जवाब देते हुए मैंने वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, उसका PDF भी अपलोड किया हुआ है। कई व्यूवर्स का मुझसे कहना रहता है कि सर आप जो भी वीडियो बनाएं तो उसका PDF भी आप हमें उपलब्ध करा दें। तो मैंने सर ये सुविधा आप लोगों के लिए चालू कर दी है। ये जो वीडियो के नीचे PDF है, ये ई-बुक कहते हैं इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, तो ये ई-बुक PDF ही है। और ये सभी लिंक इस वीडियो के नीचे भी आपको मिल जाएंगी। और आपको यदि आवश्यकता महसूस होती है, कोई मुद्दा आपके सामने आता है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मुझे लगता है कि नोटरी से रिलेटेड हर विषय पे मैंने वीडियो बना दिया है। लेकिन यदि फिर भी ऐसा लगता है कि आपको वो वीडियो आपको नहीं मिला, या आपको उस वीडियो में वो जानकारी नहीं मिली, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स करें, सर मुझे जैसे समय मिलेगा मैं आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि आप वीडियो सर पूरा ध्यान से सुनिए जरूर। जब आप सुनेंगे तभी आपकी समस्या का समाधान होगा। अब मेरे समक्ष एक मुद्दा ये आया, एक हमारे नोटरी वकील साहब हैं, उनके द्वारा एक ई-बुक खरीदी गई, हाउ टू यूज नोटरी सील कंप्लीट गाइड। अब वो उन्होंने खरीद ली। अब उसके बाद उन्होंने मुझे फोन भी लगाया, मेरे परिचित ही थे, मतलब परिचित तो नहीं थे लेकिन पास के ही शहर के थे। अब मैं कोर्ट में था उस समय, उनका फोन आया। अब उन्होंने मुझसे झड़ियां लगा दी सवालों की, कि फॉर्म XIV कैसे भरेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तकरीबन 15 मिनट हो गए उन्हें लगातार मुझसे सवाल करते हुए, मैंने उनको जवाब भी दिया। और बीच बीच में मैं कह भी रहा था कि मैं अभी कोर्ट में हूँ, आप बाद में बात करिएगा। और फिर मैंने उनको एक सुझाव दिया कि आप एक काम करिए कि आपको मुझसे बात करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मेरे चैनल पर जाकर फॉर्म XIV कैसे भरें
45 मिनट का मैंने वीडियो अपलोड किया है और उसी के नीचे उसका पीडीएफ भी है। यदि आपके पास सुनने का समय नहीं है तो आप 199 रुपए खर्च करके उस पीडीएफ को खरीद ले, तो उसमें आपको सारी प्रोसेस रिटर्न में भी मिल जाएगी। और यदि आपके पास पूरा समय है तो आप ध्यान से सुन लें, तो आप उसको सुनने के बाद भरने में पूर्णतः सक्षम हो जाएंगे। और यदि आपको उसको सुनने के बाद भी समझ में कुछ नहीं आता है, तब फिर मुझे आप फोन लगा के पूछें, क्योंकि ये जो सारी जानकारी आप मुझसे पूछ रहे हैं सब कुछ मैं उस वीडियो में बता चुका हूं कि फॉर्म एक्सआईवी कैसे भरें। लेकिन उसके बाद भी वकील साहब निरंतर सवाल मुझसे करे जा रहे थे। फिर जहां तक मुझसे हो सका मैंने उनको शॉर्ट में जवाब दिया और उनसे यही रिक्वेस्ट की कि सर आप मेरे चैनल पर जाकर इस वीडियो को देख लें, और यदि नहीं मिलता तो आप मुझे व्हाट्सएप पर हाय लिख के भेज दें, तो मैं उसकी लिंक आपको भेज दूंगा। तो अब वो जो भी हो, उनका फिर फोन कट गया है जो भी हो, लेकिन यदि आपके सामने भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरा इस वीडियो को सर आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पर अपलोड है कि फार्म एक्सआईवी कैसे भरें। और उससे रिलेटेड और भी वीडियो मैंने बनाया है अभी, चूंकि एनुअल रिटर्न भरने के लिए इसकी आवश्यकता हमें महसूस हो रही है इनकी परिभाषाओं की, और बाकी की परिभाषाओं पे भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है, और उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को सर आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।